चलिए आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 2 नंबरिया क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आराम से ठंडे दिमाग से समझेंगे और नोट भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइटली काफी रिपीट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा शुरुआत के लिए क्या कह रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन क्या है, एकदम आसान सा चीज है, आपने पढ़ा है, थोड़ा सा हम भी अपना आपको भावनाओं से व्यक्त कराते हैं, अपनी भावनाओं से। सिंपल सा चीज है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर पास करती है तो अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट हो जाती है, मतलब बट जाती है। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को, कंस्टिट्यूएंट्स कलर में बटने की घटना को क्या कहते हैं, उसका डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं, यहां से व्हाइट लाइट हमारा गया, ओके, इस यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये बहादुर कैसे जाता, सीधा जाता ऐसे, लेकिन ये प्रिज्म होने की वजह से ये अपने कलर के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके कलर है उसके हिसाब से ये क्या कर दिया, रेड ऊपर रह गया और वायलेट हमारा नीचे से पास किया। ठीक है, तो यही कलर में बट जाना मतलब स्प्लिट हो जाना। जैसे यहाँ साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो ये हमारा कौन सा रेड वाला है, यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती, ऐसे। इस प्रिज्म की वजह से क्या होगा, ये सारे कलर्स हमको मिले, 7 कलर्स। इसी दुर्घटना घटना को, स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं हम लोग, आराम से कहते हैं डिस्पर्सन। तो कह सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, किसके अकॉर्डिंग टू, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग टू, इज कॉल्ड डिस्पर्सन। एंड द बैंड ऑफ कलर, जो हमारा ये बैंड बना रेड से लेकर वायलेट तक, इस वायलेट टू रेड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसमें 7 कलर्स होते हैं, इसको याद रखने के भी याद रख सकते हैं, VIV, GYOR, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये तो हो गई इस क्वेश्चन की कहानी जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए। अब थोड़ा सा और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा चुका है कि वेवलेंथ, ठीक है, किसका ज्यादा होता है, रेड का या वायलेट का। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन, डेल की वैल्यू जो होती है रेड की कम होती है। इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या, ये जाता ये बहादुर ऐसे, लेकिन ये डेविएट इतने एंगल से हुआ, लेकिन वायलेट कितने एंगल से डेविएट हुआ, इतने से। ये रेड के लिए, ये हमारा वायलेट के लिए, तो ये वायलेट के लिए, तो रेड वाला क्या है, छोटा है, किससे, इससे। तो डेविएशन किस में ज्यादा होता है, वायलेट में होता है। तो वही चीज यहाँ आपको लिखा हुआ है। तो आप जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ये कहानी कविता तो लिखेंगे ही, साथ में एक इमेज भी बनाएंगे, प्यारा सा इमेज बना देंगे, ये वाला आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बहुत ही आसान सा चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, एकदम आराम से याद रखने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मतलब क्या, सी 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 सी। और किसी मीडियम के लिए, मीडियम में क्या होती है, वेलोसिटी किसी की भी कम हो जाती है, ओके। और फ्री स्पेस में क्या होगा, स्वाभाविक है, एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें या फ्री स्पेस की बात करें तो वहां स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा जो हमको मिलेगी ग्रेटर देन 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि भी हमेशा सी से क्या होगा, छोटा होगा। फ्री स्पेस से खाली जगह क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। तो CY की वैल्यू मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 ही होगी। तो कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पे, गिवन मीडियम, जिस मीडियम की बात की जा रही है। तो उसी, जिस मीडियम की बात की जाएगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो CY लिख सकते हो। और CY ही क्या कहलाता हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये तक तो ठीक है। अब यदि मान लो इसका पूछ देता भैया इसका यूनिट क्या होता है, हो सकता है ना, जज करने के लिए वो कुछ पूछ सकता है। तो याद रखेंगे C भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और V भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। अब यूनिट नहीं है तो वही डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक, तो अब डेंसर मीडियम के लिए अभी जस्ट मान लो ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, कोई लाइट रे यहाँ आई
तो इसकी स्पीड क्या है, रेयरर मतलब मान लिया क्या है हमारे पास, एयर, तो इसकी वेलोसिटी c है। और जो ही ये डेंसर मीडियम में गया तो इसको जाना चूंकि ऐसा चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा और जाएगा ऐसे, और इसमें वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, v, और v की वैल्यू क्या होगी, लेस देन c होगी। जितने ज्यादा डेंसर होगा उतना वो नॉर्मल की तरफ आएगा। तो कह सकते हैं डेंसर इज द मीडियम, डेंसर इज द मीडियम, लेजर विल बी इट्स स्पीड ऑफ लाइट। यदि मीडियम डेंसर होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, एंड सो ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब नीचे वाले की वैल्यू जितनी कम होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा मिलेगी। अब जैसे 1/100 कीजिए या 1/5 कीजिए तो क्या होगा, 1/5 कितना होगा, 0.2, और 1/100 0.01। तो कौन ज्यादा होता है, नीचे वाले की वैल्यू को क्या रखे, कम रखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब कुछ जब इतना लिखे तो थोड़ा सा भावनाओं को व्यक्त करेंगे, मतलब कुछ मटेरियल से क्या लिख देंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव वाले में भी ये था, तो आप लोग याद रख सकते हैं 2-4, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे भी काम चल जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव में भी काम चल जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। तो एयर के लिए हमारा क्या होता है, 1 लिख सकते हैं, आइस के लिए 1.31, सब में देखोगे वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो वाटर के लिए 1.3, ग्लास के लिए 1.52 और डायमंड के लिए 2.42। ये तो बार बार लगातार कितनी बार पूछा है, इसकी कोई जोड़ा नहीं है। तो ये आपके नोट्स की तरह काम करेगा कि क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्वेश्चन बैंक बनने नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके एग्जाम में, जो एग्जाम आप देने वाले हो 2023 में, उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। यदि बने, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जब एग्जाम देने के बाद कि कैसा रहा आपका एग्जाम। चलिए, ये तो हो गया हमारी कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या भैया, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। आंख के मतलब हमारी आंखों के पावर, एकोमोडेशन क्या होता है, ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब हमारी आंखों की क्या खूबी है कि जो नजदीक है उसको भी देख सकता है, दूर जो है बंधु उसको भी देख सकता है। तो यही एबिलिटी जो होती है हमारी आईज की, यही क्या कहलाता है, उसका एकोमोडेशन पावर कहलाता है। तो कह सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट, मतलब जो नजदीक में है उनको और जो दूर है उनको, इन दोनों को अपने फोकस में पकड़ लेता। मतलब उसका जो इमेज बनेगा उसको कहाँ, उसको लेके आना, जो दूर है उसका भी इमेज रेटिना पे ही लेके आना है, और जो पास है उसका भी इमेज को रेटिना पे लेके आना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, किसी एक ही चीज, जैसे आपके पास कैमरा है मान लीजिए, मोबाइल है, तो यदि दूर वाले के ऊपर फोकस करोगे तो नजदीक वाला नहीं दिखेगा, नजदीक वाले पे फोकस करोगे तो दूर वाला नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके फोकस को चेंज करना पड़ता है। कभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये आंखों के साथ क्या होता है, ये खुद ब खुद कर लेती है, ठीक है, चाहे दूर हो चाहे पास हो। इसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन पावर, किसकी, आंखों की। तो कह सकते हैं एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू focus near and far object clearly on the retina by the adjusting its focal length. The power of accommodation for person with normal eyes, ये पूछा जाता है कितना होता है नॉर्मल आइज के लिए, अराउंड 4 डायोप्टर होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये दूर है बहादुर, तो इसका भी कहाँ बनना चाहिए इमेज, रेटिना के ऊपर ही, ये हमारा रेटिना है। तो इस समय हमारा लेंस ऐसा रहा, जो ही ये नजदीक आ गया ये बहादुर, तो वो भी क्या करेगा, इसका इमेज तुमको रेटिना पे चाहिए, और रेटिना के आगे या पीछे बना के क्या करोगे, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो वो लेंस क्या करता है, अपने फोकस को चेंज करता है। यही एबिलिटी क्या कहलाती है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आईज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि एकोमोडेशन पावर आईज की क्या होती है। तो छोटा सा फिगर चिपकाइएगा, 2 लाइन लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। कब पूछा है, 2021 से पूछा है। चलिए तीसरी बात करते हैं, एक्सप्लेन सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, कहिया पूछ दिया भैया, 2021 से पूछा है। इससे पहले भी एक बार आपको पूछे हुए है कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस क्या है, ओके, वो क्वेश्चन आएगा। तो कुछ नहीं करना है, रेनबो के लिए क्या होती है कहानी, जैसे मान लीजिए, कहाँ भैया, चलो हम बीचों बीच बनाएंगे, तो कलर को थोड़ा डार्क करते हैं। ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, बरसात होता है तो वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी के बूंदे, जब लाइट रे इसके ऊपर पड़ती है, व्हाइट लाइट रे पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये हमारा रेयरर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम, तो लाइट क्या होगी, अपने कलर में बढ़ जाती है,
ठीक है। और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यदि सिंगल मतलब वन टाइम्स यदि लाइट रे वापस रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ओके, यदि यही कहानी कैसे हो, रिफ्रैक्शन एक बार यहां हुआ, एक बार यहां भी हुआ, यहां भी हो रहा है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन और ये रिफ्रैक्शन अलग है, ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ये भी हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यदि किसी जगह मतलब जो हमारा व्हाइट लाइट है, जैसे यहां देख रहे हो व्हाइट लाइट हमारा है, इंटर यहां से किया, एक बार TIR यहां से मिला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार और यहां से मिला, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, मिनिमम। तो जो कहानी बनेगी वो होगी सेकेंडरी रेनबो की। प्राइमरी रेनबो में क्या होती है, एक बार इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहां देख रहे हैं गया बहादुर किधर से, इधर से आया और टोटल वापस उसी माध्यम में उसी मीडियम में लौट गया और वापस यहां से रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकल गया। तो ये प्राइमरी रेनबो की कहानी। तो सेकेंडरी रेनबो में लाइट रे यहां से आई, एक बार यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में यहां भी फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से सेम मीडियम में बहादुर यहां से बाहर निकला दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्शन होने के तो चारों जगह हुआ है, लेकिन TIR कहां पे हुआ, 2 जगह इस केस में, इसमें कितनी जगह, एक जगह। तो एक जगह वाले के लिए प्राइमरी रेनबो याद रखेंगे और 2 जगह जब TIR होगा तो सेकेंडरी रेनबो याद रखेंगे। तो अभी हमसे फिलहाल पूछा है सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो की कहानी हमारी जो आनी, सेकेंडरी रेनबो इज फाउंड बाय 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन as well as total 2 refraction of white light by water droplets। वाटर ड्रॉपलेट में एक बार गया, हरियर क्यों हुए भाई, एक बार गया TIR हुआ, फिर दोबारा से एक बार यहां पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहां से TIR, अब यहां से निकला बहादुर बाहर। तो 2 बार जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी रेनबो बनेगा। ओके, तो कह सकते हैं दिस रेनबो इज लेस ब्राइटर देन प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के रिस्पेक्ट में इसकी क्या बोलते हैं, इसकी चमक क्या होती है, ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती है। आगे दिखाएंगे, कहीं तो है इमेज भी दिखाएंगे आपको कि प्राइमरी रेनबो कैसा दिखता है और सेकेंडरी रेनबो कैसा दिखता है। दिखने के लिए और भी बहुत चीजें होती है इसके साथ। तो ये हमारी किसकी कहानी होगी, सेकेंडरी रेनबो की। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्राइमरी रेनबो कभी पूछा जाएगा तो इसमें आप बता सकते हैं कि 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और एक बार TIR होता है। तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी, और इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार TIR, यहां भी हुआ और यहां भी TIR हुआ, तो ये हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी रेनबो। ओके, मजा आया, चलिए, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या रहा है, राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या कह सकते हैं पहले ये बताइए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इट, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। भावनाओं को यदि आप समझ पाते हैं, ओके, तो कहानी में कुछ नहीं रखा है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। लीजिए हमने क्या किया, इसको यदि आप समझ जाते हो TIR को तो उसके कंडीशन को भी समझ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, लाइट रे आया, बहुत अच्छी बात है। ओके, उल्टा बनाए क्या, TIR समझाना है ना, तो चलिए TIR के लिए हम उल्टा बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है। तो लाइट रे ऐसे आया, थोड़ा कलरफुल दूसरा कलर, लाइट रे ऐसे आया, और यहां पे यदि हम जब नॉर्मल खींचेंगे तो लाइट रे क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाता है, तो लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल से दूर हटती है, पता है, मतलब ये जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे, लेकिन जाएगा ये कैसे, थोड़ा सा इससे दूर होके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको पता है। आगे चलते हैं, अब हम दूसरा लाइट रे लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके किए, ये जैसा था ऐसा आया, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, जाना इसको कैसा चाहिए था, ऐसे, यदि ये दोनों मीडियम सेम होता तो, लेकिन जाएगा कैसे, थोड़ा सा ऐसे, नॉर्मल से दूर हट के।
एक और लिया हमने, चलिए ये हमारा इसका नॉर्मल लाइट रे ऐसे आया, ऐसे। अब की बार क्या होगा, ये लाइट रे ओके किसमें, हाँ इस वाले मीडियम में न जाके इसी यहाँ पे 90 का डिग्री का एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करे, रिफ्रैक्शन में जो आएगा, तो जो एंगल बनेगा ये, उसको बोला था क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यदि क्रिटिकल एंगल से कोई लाइट रे जाती है डेंसर से कहां पे, रेयर मीडियम के अंदर, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल बना, रिफ्रैक्शन एंगल, वो हमारा यदि 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसी को बोला था टोटल, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में गया नहीं, किस मीडियम में रह गया, अपने ही मीडियम में रह गया। यदि इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते, मतलब इसकी वैल्यू को और बढ़ा दिए, तो ये क्या होता, लाइट अपने ही मीडियम में चली आती, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, TIR कहते हैं। ये तो TIR समझ में आ गया। चलिए इसलिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन समझिए। सबसे पहली बात, लाइट से कहां से जानी चाहिए, ये कांड कब होगा, लाइट रे जानी कहां से चाहिए। हमेशा देख रहे हैं हम डेंसर से लेके जा रहे हैं, मतलब लाइट रे हमेशा किधर से जानी चाहिए, डेंसर वाले मीडियम से। किस में जानी चाहिए, रेयर वाले की तरफ जानी चाहिए, पहला कंडीशन होनी चाहिए ना। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक मिनिमम एंगल चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ रहे हैं, तो ये रहेगा तभी तो ये या तो ऐसे जाए, चाहे इस मीडियम में वापस आ जाए, जो भी जाए। तो कंडीशन आप समझ रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने थोड़ा बहुत समझा। चलिए आगे अब कहानी की बात करते हैं। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इज द फिनोमेनन ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। जैसे ये अभी जस्ट समझा, ये गया यहां से, ठीक है, इसमें चला गया, नहीं हुआ TIR। ये भी वापस से किस में है, दूसरे मीडियम में, इसमें भी TIR नहीं हुआ। लेकिन ये क्या दूसरे मीडियम में गया, क्या नहीं गया, तो मतलब ये TIR के अंदर है। इस केस में गया, वापस अपने मीडियम में आ गया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अपने ही मीडियम में वापस आ जाना। ठीक है, तो इसके लिए हमको कंडीशन क्या चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ए रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम कहां से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अभी पीछे भी समझाए थे, लाइट कहां से जाना चाहिए, डेंसर से रेयर वाले की तरफ ही जाना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल। अब जस्ट समझाए थे, यहां जब पहुंच गया, जब ये 90 देना शुरू करेगा तो ये नॉर्मल जो बनाएगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तब तो ये अपने मीडियम में पहुंचेगा, वापस दूसरे मीडियम में ना जाके अपने मीडियम आ गया। तो दो कंडीशन हो गए, कौन से, एक डेंसर से कहां जाना चाहिए, रेयर मीडियम की तरफ। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। यदि ज्यादा होगी तो TIR परफॉर्म करेगा, ये दुर्घटना घटेगी। ओके, छोटा सा चीज है। आप फिगर बना के भी समझा सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं और कविता भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए TIR, 2 बार पूछा है 21 और 16 में। एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है 2 मार्क्स में। कब पूछा है, 10 और 20 में, 10 साल के बाद। ओके, अभी 10 साल दूर है। तो इसमें डिफरेंस के लिए हमने क्या बना, 4 डिफरेंस आपको लिखे, तो आप समझिएगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके लाइट में। आप इसकी बात कब करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं जब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या हम बात कर लेते हैं किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इन सब की बातें करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। और मैग्निफिकेशन की बात कब करते हैं, जब लेंस की बात करते हैं, भैया कितना बड़ा इमेज बनाया, कितना छोटा इमेज बनाया, यही सब बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, मतलब रेखीय कह सकते हैं, जबकि ये हमारा क्या होता है, एंगुलर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ये हमारा होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज बाई लिविंग ऑन द लेंस ऑफ द साइज। क्या है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब H इमेज का बाई H
ऑब्जेक्ट का, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। जबकि यहाँ पे क्या होता है, आंख पे जो इमेज मतलब एंगल होता है, जिस एंगल से ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल जो बनाता है आंखों के ऊपर, उसका रेशियो होता है। तो कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by the object at the eyes, image at the eyes, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, किस चीज का एंगल होता है, ये हमारा रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द इमेज एट द आईज। इमेज जो हमारा इमेज बना रहा है वो आंख पे कितने का बना रहा है, बट्टे किसका एंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है आंखों के ऊपर। ये आपको जब 5 नंबर वाला कराएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से इमेज दिखाएंगे कि भैया टेलीस्कोप भी उसमें पढ़ना है, आपको मैग्निफिकेशन पावर उसमें डिटेल में पूछा गया है, भैया निकाल के दिखाइए। तो वहां आपको और अच्छे से यहाँ समझाएंगे कि भैया डेल बी या डेल अल्फा मतलब एंगल बीटा और अल्फा क्या होता है और कैसे आता है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, इट रिफर्स टू एन इमेज विच में बी रियल और वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, और क्या है हमारा छोटा होगा, बड़ा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, इस चीज को ये बताता है। जबकि ये क्या करता है, ये ओनली टू बी इमेज विच इज वर्चुअल और मैग्निफाइड, वर्चुअल और मैग्निफाइड हो गए, इसी चीज को इसकी बात करेगी। जबकि इसमें रियल की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें रियल की बात हो रही है। ओके, ये छोटा ये बता सकता है, ये छोटा नहीं बताएगा। लेंस के केस में क्या होता है, इमेज छोटा भी तो बनता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, इन सब में कम इमेज के छोटा नहीं बनता, वो तो ऑलरेडी छोटे को ही बड़ा करने के लिए बनाया गया ना, तो इसमें छोटा नहीं बनता, इसमें छोटा छोटा भी बन जाता है। दूसरा चीज हमारा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ पे है इसका पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। जबकि मैग्निफिकेशन पावर के केस में हमारा क्या होता है कि ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसका पोजीशन क्या उस पर डिपेंड करता है। तो 4 डिफरेंसेस हैं, ध्यान में रखेंगे चारों को। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। क्रिटिकल एंगल सी अभी TIR में देखे थे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। चलिए जो कहानी वहां किए थे वही कहानी यहाँ कर लेते हैं। क्या हुआ था कहानी के अंदर, ये हमारा बहादुर लाइट रे ऐसे गया, और क्रिटिकल एंगल कब मिलता है, जब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे 90 डिग्री, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब लाइट कैसे जाएगी, यहां से ऐसे, ओके, और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो ये जो एंगल कहलाएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। ये हमारा मीडियम क्या होगा, डेंसर, ये मीडियम क्या होगा, रेयरर। तो कह सकते कुछ भावनाओं को लिखेंगे, सपोज ए लाइट रे इज इंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज आर। यदि एक नॉर्मल केस की बात करते, ये हमारा गया, ये हमारा आई, और ये जो गया ये हमारा आर, ऐसा कुछ। तो हमको किसके लिए करना है, क्रिटिकल एंगल के लिए करना है। तो हम क्या कहते हैं भैया, ये हमारा आई जो बराबर किसके होगा, सी के, और आर बराबर किसके होगा, 90 के, यही होगा। और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एक स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से यदि हम इसका लिखते ये आई और आर के टर्म में, तो क्या लिखते, ये हमारा क्या है डेंसर, ये हमारा रेयरर, इसको हमने मान लिया, मान लीजिए μ2, इसको मान लिया हमने μ1। तो स्नेल्स लॉ को लिखते तो क्या लिखते, लाइट रे चली तो चली, तो μ2 साइन आई इज इक्वल्स टू μ1 साइन आर। TIR को देखना है, TIR का केस क्या होता है कि हमारा जो I की वैल्यू है किसके बराबर, C के, और R की वैल्यू किसके बराबर, 90 डिग्री के, चिपका देते हैं। μ2 कौन सा है, डेंसर वाला, चलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अब μ2 है मतलब म्यू लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी एयर है, इसका 1, तो μ2 की जगह पे लिख दिया हमने म्यू साइन क्या चीज I बराबर C बराबर μ1 कितना 1 इंटू आर कितना 90 का मिलेगा, तब तो क्रिटिकल एंगल मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो यहां से म्यू
साइन सी बराबर कितना, साइन 91 तो 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल चलिए, तो म्यू बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin सी। इतना आसान सा चीज था। तो उम्मीद करते हैं भावनाओं को आप समझे होंगे कि हम क्या चाह रहे थे आपको समझाना, कि आई इंसिडेंस एंगल सी के बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल होगा कितने के बराबर, क्रिटिकल मतलब बात हो रही है TIR की, तो उसमें 90 डिग्री के बराबर होगा, तो सब कुछ को चिपका डाले, लिख डाले। ओके 2020 आगे बढ़े। क्या है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5 and +4 diopter are placed coaxially at a distance of 10 cm. Find the focal length of the combination. अब इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपको बताना है। कब पूछा है, 2019 में पूछा। आराम से एकदम ठंडे दिमाग से एक फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, इसका डेरिवेशन आपको 5 नंबर में पूछे हुए हैं। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला यूज करते हैं, डेरिवेशन 5 नंबर वाले में करेंगे, तो वहां समझिएगा कहां से आया, पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास क्या क्या दे के रखा है, चलिए दे के रखा है P1 बराबर +5D, P2 बराबर कितना 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 +4D, और डिस्टेंस दे के रखा है D बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यदि दो लेंसेज कांटेक्ट में रखे जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला पावर का होता है P = P1 + P2 - D P1 P2। ओके, कैसे आएगा 5 नंबर में देखेंगे। P1 की वैल्यू कितनी, 5, P2 की वैल्यू 4, -D 10 सेंटीमीटर है। यदि डायोप्टर में ले रहे हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। तो मीटर में लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू P की वैल्यू 5 इंटू 4, ये हो गया 5 और 9 माइनस ये 5 और 20, अब 20 को गुना करोगे 0.1 से तो 2, मतलब 7 डायोप्टर। आंसर तो ये नहीं है भैया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, पावर नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको पता है F = क्या होता है, 1/P बोलिए या P = 1/F बोलिए। तो हमको पूछ रहा है F, तो लिख लेंगे 1/ कितना कितना है 7। अब ये जो हमारा फोकस आएगा ये किस यूनिट में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हम इसको कहते हैं सेंटीमीटर में बदल के, तो 100/7 सेंटीमीटर, और ये हमारा मीटर। अब 100 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 बचा 3, 7 चौक 28 आ तो गया 14.28 अप्रॉक्स सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है आसान सा चीज है। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, P1 + P2 - D P1 P2। D क्या है, दोनों फोकस दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, और P1 P2 क्या है, उसका पावर जो दे के रखा है। ओके, आसान है। चलिए नाइन्थ नंबर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। अभी जस्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे से समझाए होंगे, यदि आपको समझ में आया तो। यदि नहीं समझ में आया तो हो सकता है हम ही नहीं समझा पाए। तो उसमें क्या समझाए थे कि जो हमारे प्राइमरी रेनबो होता है उसमें TIR 1 टाइम्स होता है, ओके, और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें 2 बार TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। वही कहानी है इसके अंदर, डिफरेंस लिखना तो इसलिए। तो इट प्राइमरी रेनबो केस में क्या, इट अंडरगोज 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ही बार होता है ना। यदि यहां से गया बहादुर, यहां से निकल गया, जैसे ये लाइट रे आई, सनलाइट यहां गया और यहां से होते हुए यहां से निकल गया, ओके, तो इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR कितनी बार हुआ, एक बार हुआ। तो ये हमको जो रेनबो बनेगा वो क्या बनाएगा, प्राइमरी। वही यहां से बहादुर जाता, एक बार यहां से टकराया, यहां आया, और वापस यहां से टकरा के एक बार और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, और यहाँ पे भी हमको क्या मिलता, TIR, और लाइट रे यहां से बाहर निकलती। तो ये हमारा क्या कहलाता,
सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो कितनी बार TIR मिला, TIR 2 टाइम्स, एक यहाँ और एक यहाँ, जबकि प्राइमरी में सिर्फ एक बार, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो कह सकते हैं सेकेंडरी में इट अंडरगोज 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरा इट इज ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो से भी जस्ट बात भी किए थे, क्या होता है भैया किसा को, हाँ, तो सेकेंडरी रेनबो से ब्राइटर होता है। यदि आप इमेज देख पा रहे होगे, ये हमारा प्राइमरी रेनबो, ये हमारा सेकेंडरी रेनबो, ये कितना चमकी चमकी कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा धुंधलापन है। इमेज को थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये धुंधला है, ये थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है। तो ये हमारा सेकेंडरी रेनबो, ये हमारा प्राइमरी रेनबो। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो से ब्राइटर होता है, चमकीला होता है, जबकि ये क्या होता है, फेंटर होता है, मतलब धुंधला होता है। किसके रिस्पेक्ट में, प्राइमरी के। इसके बाद ऑर्डर ऑफ कलर इज मेंटेन्ड। अब इसके ऑर्डर कलर की बात की जाए तो इसका देखोगे रेड यहाँ नीचे है और वायलेट ऊपर है, जबकि इसमें क्या है, रेड वाला ऊपर है और वायलेट वाला नीचे है ना। तो मतलब एक जैसा बना रहा है, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट बना रहा है। तो कह सकते हैं ये पहला वाला यदि मेंटेन करके चल रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में रिवर्स्ड हो गए, मतलब उल्टा होगा। जो इसमें नीचे था वो उसमें ऊपर, जो उसमें ऊपर था वो इसमें नीचे। भावनाओं को समझे, अच्छी बात है। तो 2019 का ये सवाल, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v। अच्छा, मीडियम ए में वेलोसिटी v है, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम b इज 2v। ओके, चलिए वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी मेरे जो लिखा है उसको तो लिखने दो। वेलोसिटी ए में हमारा कितना दे के रखा है v, और वेलोसिटी b मीडियम में हमको दे के रखा है 2v। बहुत सुंदर बात। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज म्यू बी, चलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे के रखा है, म्यू ए, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज म्यू बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे के रखा है, म्यू बी। ओके, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए बाय म्यू बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आसान है, देखिए हमको निकालना क्या है, ए बाय इतना ही ना। म्यू को हम लोग जानते हैं, जस्ट पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई भी। तो यहां से म्यू ए लिखते हैं तो क्या लिखते, सी डिवाइडेड बाई भी ए, क्योंकि हम ए के लिए लिख रहे हैं। नीचे लिखते तो किसके लिए, सी डिवाइडेड बाई भी बी, बी के लिख लिया है। अब इसको और थोड़ा कथक कराते इससे तो क्या होता, और इसको पलट के लिखते, मतलब भी बी बाई सी, सी से सी कट गया, मतलब क्या होगा, भी बी बाई, ये ए है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, कौन सा कलर चल रहा था, हरा चल रहा था। तो ये हमारा ए, ये ए वाला ए, तो भी बी बाई भी ए। भी बी कितना दिया है, भी बी दिया है 2v, और भी ए कितना दिया है, भी से भी कट गया, मतलब बचा क्या, 2:1, यही बचा ना, म्यू ए बाई म्यू बी बराबर 2:1, यही तो आंसर है का। तो 2019 में आप एग्जाम दिए होते तो इस क्वेश्चन को बनाते तो आप भी पास कर गए होते इस क्वेश्चन में। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है 2018 में, कुछ तो कह रहा है, ए फिश इज एट ए डेप्थ ऑफ √7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, चलिए जल है, जल। यहाँ पे हमारा कोई फिश है, मतलब मच्छी है, वो कितने डेप्थ में है, यहाँ से यहाँ तक √7 सेंटीमीटर के डेप्थ पे दे के रखा है, ठीक है। इट कैन सीन ओनली थ्रू ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ वाटर सरफेस। एक सर्कुलर वाटर का एक सर्कुलर सेक्शन के थ्रू ही इसको देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, उससे दूर से क्यों नहीं देख सकते हैं, क्यों, तो चूंकि यह है कि ये मछली कब तक दिखेगी, जब तक इससे जो लाइट रे जा रही है
वो आपकी आंखों तक पड़े, मतलब ये हमारी आंखें जो है जब तक आंख तक पड़ेगी तभी तक ना, आंख पे जाना बंद हो जाएगी तो दिखना बंद हो जाएगी। तो ये कब तक जाएगी, मान लो ये हमारा है, यहां तक रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इसके बाद यदि ये एंगल बढ़ा और ये वापस से अपने ही मीडियम में लाइट रे आनी शुरू हो गई, तो जब दूसरे मीडियम में गई नहीं, आपकी आंखें पानी के अंदर तो डाल के तो ना देखिएगा, कहाँ देखिएगा, हवा में न रख के देखिएगा। तो जब तक लाइट रे कहाँ चिपकी हुई है, वापस अपनी मीडियम पानी में ही आ गई, तो वो दिखना बंद। तो कब तक दिखेगा, जब तक ये हमारा कितना हो, 90 डिग्री से कम जब तक रहेगा तब तक दिखेगा। तो जब ये 90 बनेगा तो ये एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल अभी जस्ट समझाए थे। तो उसी तरह यहाँ की बात करते, ये इस साइड भी क्या था, जितना रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उतना ही यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे ये हमारा C, तो लाइट से कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और एंगल ये नॉर्मल के साथ कितने का बनाएगा, 90 का। 90 से ये C की वैल्यू जब तक रहेगी, उससे C से कम तक ये तो देख सकता है, क्योंकि C से कम रहेगा तो लाइट रे इधर जाएगा तो दिखेगा, लेकिन जो ही C से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट रे अंदर पानी में आ जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। इतना तक समझ सकते हैं। चलिए अब जो हम डायग्राम प्यार से बना के लाए हैं आपके लिए, उसकी बात करते हैं। इन सारी चीजों को इस पे लेके आते हैं। तो ये जो हमारा एंगल है ये कितने का होगा, ये C होगा, और ये जो यहाँ पे भी इसकी बात करें तो ये हमारा C होगा, जस्ट अभी पीछे देखे हैं। तो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया, √7, कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यदि C है ये, तो ये भी तो C ही होगा ना, क्रिटिकल एंगल C होगा। चलिए तो और क्या क्या होगा भाई, थोड़ा सा, और यदि यहाँ पे इस नॉर्मल को आगे की तरफ बढ़ाते तो ये एंगल कितना हमको मिलता, 90। यदि इसी नॉर्मल को क्या करते, पूरा लिखते, तो ये भी एंगल हमारा क्या होता, 90। ठीक है, तो यदि हमको क्या पूछ रहा है, वो सेक्शन का रेडियस पूछ रहा है, जो गोलू है, ये जो गोलू वाला बहादुर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये जो गोलू, इसका रेडियस पूछा जा रहा है, यही हमारा इसका क्या कहलाएगा, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा, सेम रेडियस। तो इस r की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, स्केच द डायग्राम आल्सो। तो डायग्राम तो खींच लिए, ठीक है, ये गोलू सोलू नहीं बनाइएगा, r तक बनाइएगा, एंगल वेंगल दिखा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका नाम दे दिए OAB। यदि हम AB निकाल लिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है B, यदि हम AB निकाल लिए मतलब रेडियस निकाल लिए, तो इस OAB को हम किनारे ले आते हैं, आप न लाइएगा, इसी में समझाइएगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये हमने क्या किया, किनारे ले आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, √7 है, और ये हमारा क्या है, यही हमारा रेडियस है, और क्या देख के रखा, ये C है तो ये C, मतलब ये भी C। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे भैया, हमको C की वैल्यू यदि पता चल जाए, वन साइड पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्या निकाल सकते हैं, √7 है, तो वन साइड पता चल जाएगा, तो हम इसका निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो C के बारे में आपको पता है, तो क्रिटिकल एंगल होता है म्यू इक्वल टू कितने बराबर होता है, 1/sin C के, तो sin C बराबर क्या, 1/μ, मतलब 1/μ की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/3, मतलब 3/4, ये किसकी वैल्यू है, sin C की। अब हमको क्या पता है, क्या नहीं पता है, sin चाहिए, तो मतलब हमको ये पता है, ठीक बात है, ये नहीं पता है, हमको R निकालना है, तो कौन सा चीज चाहिए हमको, एक ये वाला बहादुर चाहिए और एक हमको ये चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इसके साथ दिया है, ये हमारा 90 है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं sin C बराबर कौन बाय कौन, दिस बाई दिस, मतलब ये हमारा नाम क्या रख दिए थे, AO, ये B, तो ये हमारा हो जाएगा sin C बराबर AB बाई AO। ठीक है, sin C तो हमको पता है, AO पता है क्या, AO नहीं पता है ना, पता है, तो कैसे निकली, ये √7 हमको पता है, तो AO निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
3/4, यहाँ से हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी बराबर क्या लिखा जा सकता है, ए ओ साइन सी। साइन सी तो चलो हमको पता है, लेकिन ए ओ नहीं पता है, तो ए ओ नहीं पता है तो निकाल सकते हैं ए ओ। ए ओ निकालने के लिए क्या तरीका है अपना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यदि हम यहाँ से निकाल ले 3/4 हमारा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा साइन है तो P, और ये हमारा हो जाता है H के, यही होता है ना, P और H के, मतलब ये हमारा H, ये हमारा क्या होता है B हो जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर होगा, P के। तो H बराबर कितना, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं 4, तो यहाँ से लिखते हैं 4 इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, ये क्या बचा 3, और चूंकि सारा का सारा डाटा किस में दिए हुए था, सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर, यही हमारा ए बी, और यही हमारा क्या कहलाएगा आर। हो सकता है ना, इसी को तो यहाँ यूज किए हैं, तो हमारा ए बी बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, आंसर भी है। तो आपको बनाना क्या है, ये डायग्राम बनाना है, सर्कुलर बना देंगे, रेडियस दिखा देंगे, 90 आएगा, सी आएगा, √7 जो भी है। उसके बाद ये आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, ये पूरा निकाल देंगे तो आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। यदि दोबारा पूछता है तो, नहीं पूछता, इससे लगा लगा भी कुछ पूछे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, वाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड एज डेंजर साइन, एक्सप्लेन। लाल रंग को डेंजर के लिए क्यों उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि लाल रंग जो होता है वो दूर से भी दिखता है, ओके, उसका स्कैटरिंग, ठीक है, क्या होता है उसके स्कैटरिंग, लाइट में स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है, मतलब वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। जब कोई लाइट रे दूर तक जाएगी, हमारी आंखों तक पड़ेगी, तब तो हमको दिखी ना कि वहां क्या है, तो लाल रंग दूर तक जाती है, इसलिए वो दूर रेड सिग्नल, मतलब रेड कलर को यूज करते हैं हम, इसलिए डेंजर के लिए। तो कह सकते हैं सिंपल सा, डेंजर साइन आर रेड इन कलर बिकॉज इट स्कैटर्ड द लीस्ट बाय एयर, वाटर और डस्ट मॉलिक्यूल। जो हमारे लाइट होती है, जो मतलब डेंजर वाले साइन से टकराई, उसका रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ही ना आप देखोगे उसको, तो वो उसका जो लाइट रेड के होता है, लाल वाला, उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होती है। बाकी सब का क्या होते हैं, स्कैटरिंग का मतलब क्या, छितर जाना, मतलब जो ही कह सकते हैं मॉलिक्यूल से टकराई, चाहे वाटर मॉलिक्यूल से टकराए, चाहे डस्ट से टकराए, तो वो क्या होते हैं कि वो फैल जाते हैं। लेकिन हमारा जो है लाल रंग वो कम फैलता है, तो वो क्या करता है बहुत दूर तक चला जाता है, इसलिए वो लगाते हैं। तो वो कह सकते हैं लिस्ट बाय वाटर डस्ट मॉलिक्यूल्स सिंस द कलर रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। इसके पास क्या होते हैं, कलर रेड कलर के पास वेवलेंथ हाईएस्ट होती है ऑफ ऑल द कलर, वी कैन सी इट स्कैटर्ड द लीस्ट, मतलब इसमें क्या होती है स्कैटरिंग, ये ज्यादा दूर तक जा सकती है, इसमें इन्हें उन्हें भागने की क्षमता क्या है, कम है, तो ये लिस्ट होती है। सो रेड कलर इज यूज्ड एज ए डेंजर साइन एज इट इज एबल टू ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थ्रू द फॉग, रेन ईटीसी, मतलब ये ज्यादा दूर तक जाएगा, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर से भी देख सकते हैं। तो डेंजर हमको दूर से दिखेगा तभी ना बचेंगे, यदि पास जाके दिखेगा तो पता चला जब तक देखे तब तक साफ हम खुद डेंजर में आ गए। इसलिए डेंजर साइन के लिए किसका यूज किया जाता है, रेड कलर का। क्यों, यह रेड कलर का वेवलेंथ क्या होती है, हाईएस्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी स्कैटरिंग कम होती है, और जिसके कारण ये दूर तक ट्रेवल करता है। दूर तक ट्रेवल करके हमको आपको बताता है कि भैया वहां पे कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको दूर से ही देख लिए तो अस्थिर हो जाइएगा, बच के निकलिएगा, किनारे से निकलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्मॉल पिन इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल एंड इट इज व्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एबव। ओके, एक हमारे पास क्या है, एक टेबल है, इस पे हमने क्या किया, स्मॉल पिन, चलिए हम थोड़ा सा पिन कलरफुल लेते हैं। एक हमारे पास एक स्मॉल सा पिन है, लाल पिन, खतरा वाला, ओके ओके, एंड इट इज व्यू
फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एबव, मतलब यहां से 50 सेंटीमीटर, 50 कहाँ गया, 50 सेंटीमीटर यहां से इसको देखा जा रहा है, मतलब इस टेबल से 50 सेंटीमीटर ऊपर से देखा जा रहा है, मतलब कह सकते हैं यहां से भी देखे ये हमको 50 सेंटीमीटर ऊपर से हमको देख रहे हैं, ठीक है। एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जस्ट एबव द पिन। एक ग्लास स्लैब लेते हैं, कौन सा ले, हरे कलर का ग्लास स्लैब लिए, ये हम ले लिए ग्लास स्लैब, ओके, जिसका थिकनेस कितना देख के रखा है, यहां से यहां तक है ये हमारा 15 सेंटीमीटर, ओके, इज प्लेस्ड जस्ट एबव द पिन, ओके, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल, देन इमेज ऑफ दिस पिन विल बी व्यूड एट व्हाट हाइट। अब पूछ रहा है कि जो हमारा जो पिन था लाल वाला वो कितने हाइट ऊपर तक दिखेगा, मतलब कितना ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, पहले देख लेते हैं दिखेगा कि ना दिखेगा। सबसे पहले क्या किए, थोड़ा सा तीर हटाए और कौन सा कलर लेके चले, चलो व्हाइट को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए यदि ये होता और ये बहादुर यहाँ रखा हुआ है शुरुआत में पिन, तो इससे जो लाइट निकली वो आंखों पे पड़ी, ठीक है, स्ट्रेट चली थी, लेकिन तो इसको हम चलो पहले शुरुआत का बना लेते हैं, ये बहादुर ऐसे गया, ओके, लेकिन जो ही हम इनने क्या किया, एक ग्लास स्लैब को लगाया, तो क्या होगा, ग्लास स्लैब के लगने के कारण, ग्लास स्लैब क्या है हमारा, क्या है, ग्लास स्लैब हमारा होता है, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, तो ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, तो जैसा जो हमको पहले दिख रहा था वो अब कुछ, ये हमारा रेयर डेंसर मीडियम, ये हमारा रेयर मीडियम, तो लाइट यहाँ से जो निकलेगी वो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, जो ही रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हटता है, तो ये जाके बहादुर क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब नॉर्मल से दूर हटा, मतलब इसका कहते तो इसका इमेज कहाँ बनता, ये सीधा हमको दिखता कहाँ पे, यहाँ पे दिखता ना, कहाँ दिखता, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, तो ये कितना ऊपर उठ गया, तो ये डिस्टेंस मान लिया कि जो हमारा h है, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है h है, और जो इमेज हमारा दिख रहा है वो मान लिया हमने h डैश है, h डैश पे हमको अब की बार ग्लास स्लैब डालने के बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब देख के भी लग रहा है कि भैया वो ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है ना, मतलब h की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब हम यहाँ पे सिंपल सा चीज लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा से पता है म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो आपको ये याद नहीं रहता कि h बाई एच डैश लिखिए या h डैश बाई एच लिखिए, तो हमको क्या करना है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है ना, तो किसको बाई किसको करेंगे, क्योंकि ये तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था, कभी कभी ऐसा होगा हवा में पंछी उड़ रही है, बताइए भैया वो जो दिख रहा है वो नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है, कहीं तो दिख रहा होगा, तो उस केस में भी हमको ये वाला फंडा याद, मतलब याद रहेगा तो ध्यान में रहेगा। तो हम देख भी पा रहे हैं कि हमारा h बड़ा है और h डैश क्या है, छोटा है, तो यदि हमको म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 याद रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा जो होता है इसके लिए होता है h बाई एच डैश, तो h डैश बराबर क्या लिखते हैं, h बाई म्यू, याद रखने का अपना तरीका है, h इक्वल्स टू 15 और म्यू की वैल्यू कितनी 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 3/2, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कटेगा तो कितना होगा 5, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर कहां से डिस्टेंस है, यहां से, पहले कितना था 15, अब ये कहां से हाइट पूछ रहा है तो क्लियर बोला नहीं है, द इमेज ऑफ द पिन विल बी व्यूड एट व्हाट हाइट। चलिए हम यहीं से देखने की बात करते हैं, पहले कितने पे दिख रहा था, पहले कितने पे दिख रहा था 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, अब कितने पे दिखेगा, मतलब यहाँ ये हाइट, यही ना, तो ये हमारा कितना है, चलिए ये यदि h डैश हमारा है, h डैश कितना है 10, तो ये हमारा होगा 5, तो पहले जो हमारा 50 पे दिखा था 50 में 5 कम दिखेगा, मतलब कितने पे दिखेगा, हमारा h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जो हाइट होगा वो हो जाएगा 5 घटा देंगे मतलब 45 सेंटीमीटर पे। यदि आप ये भी लिख के आते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि आपने बता दिया भैया इसके सरफेस से कितने, मतलब पहले 15 पे दिख रहा था अब की बार कितने पे दिख रहा है
10 पे दिख रहा है, और ऊपर जो 35 था तो चलेगा ही। तो ये भी लिखेंगे तो भी सही। ये आप क्लियरली लिखते हैं भाई 45 सेंटीमीटर, आंखों से डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो 45, यदि इस सरफेस से मेजर करेंगे तो 10 है। यदि यहाँ से करते तो क्या होता, आज तो 5 ही होता ना, टोटल 15 था, 10 ऊपर गया, तो एच डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एस्टेब्लिश द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोल रहा है, तो करते हैं डिराइव। इसके लिए सबसे पहले क्या बोला है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन पता है, पता तो होगा, चलिए थोड़ा सा हम फिर से समझाते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में होता क्या है। ओके थोड़ा सा बदलो। क्या था मिनिमम डेविएशन के केस में, मतलब डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो, ये हमारा डेविएशन होता है, ठीक है। ये मिनिमम जब होगा उस टाइम में क्या होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। जैसे ये मिनिमम की बात करें तो ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के इसके पैरेलल हो जाएगा, पहला बात। उस केस में हमारा क्या होगा, जो ये आई है और ये जो ई है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद ये जो हमारा दिख रहा था एंगल R1 और R2, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, किसके, R1 और R2 R के बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों इक्वल। तो सिर्फ किसी नए कांस्टेंट को यूज कर लिए। अब ये ग्राफ भी थोड़ा समझिए, शुरुआत में तो क्या होगा कि जो ही हम किसकी वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई की वैल्यू को क्या करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू करेंगे। आई की वैल्यू अभी क्या है, आई है, इसको जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू घटनी शुरू होगी, घटते घटते एक मिनिमम तक पहुंचेगा। उससे ज्यादा यदि आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ये जो वैल्यू है उसको और यदि हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ है, पूछा वैसे नहीं है, अपने को पूछा कुछ और है, हम लोग कर कुछ और रहे। तो उम्मीद है समझ में आओगे। डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कब आता है, जब हमारा प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे है वो बेस के पैरेलल हो जाए। ओके उस केस में हमारा आई आर के बराबर होगा, और दोनों जो ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल है R1 R2 वो किसके बराबर होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये मिनिमम डेविएशन का कंडीशन थी, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए, तो यदि आप इसको लिखते हैं अच्छी बात है, मिनिमम डेविएशन के केस को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव तो आ सकता है। नेक्स्ट, अब हमको क्या डिराइव करना था, इसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पढ़ाया गया होगा आपको, प्रिज्म के केस में जो हम एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म जो ये होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 के। R1 R2 कौन सा, ये हमारा R1 और ये हमारा R2। कैसे होता है, कैसे होता है ये शायद 5 नंबर में आएगा तो बात करेंगे, फिलहाल आप याद रखोगे 2 नंबर का है। तो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और दूसरा क्या होता है हमारा I प्लस E इज इक्वल टू होता है हमारा एंगल A और एंगल ऑफ डेविएशन डेल के बराबर। I प्लस E जो बराबर होता है A प्लस डेल के। ये भी डेरिवेशन पूछे हुए हैं, आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ओके तो A किसके बराबर होगा, दिस और दिस के, प्रिज्म एंगल R1 प्लस R2 के, और जबकि हमारा I प्लस E बराबर होगा A प्लस डेल के। ये होता है प्रिज्म के केस में, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये प्रिज्म के लिए होता है। नेक्स्ट, लेकिन जब हम मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं उस समय हम लोग क्या कहते हैं, R1 R2 के बराबर और I किसके बराबर, E के बराबर। अब जस्ट पीछे ही बात किए थे। अब इस चीज को यहाँ पे चिपका डालेंगे, तो जब फिगर आप बनाइएगा तो ये वाला फिगर बनाइएगा, नीचे वाला, ये आपको समझाने के पॉइंट्स हो कि क्लियर हो सके कि कहां से क्या पटक दिए हैं। दोनों बना लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो कह रहा है एट मिनिमम डेविएशन क्या हमारा होता है, आई बराबर ई, और इसको आई के बराबर, आई बराबर ई बराबर आई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक की बात है, आई बराबर ई को हम आई के बराबर दोनों को कर लिए, ठीक है। और एंगल R1 और R2 किसके बराबर, R के, पीछे भी देखे। तो
पहला जो हमारा इक्वेशन है कौन सा, a बराबर r1 प्लस r2, वहां से हम क्या लिख सकते हैं, r1 की जगह पे भी r और r2 की जगह पे भी r, तो यहाँ से r प्लस r मतलब 2r, यहाँ से हम r बराबर क्या लिखेंगे a/2, r बराबर लिख सकते हैं a/2, इसको इक्वेशन 1 माना। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, i प्लस ई बराबर a प्लस डेल, i प्लस ई बराबर a प्लस डेल। जस्ट अभी देखे i और e क्या होते हैं, मिनिमम डेविएशन कैसे हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं i प्लस ई बराबर e बराबर भी i और ये भी i, तो मतलब 2i बराबर a प्लस डेल लिखा जा सकता है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल बाई 2, तो इतना लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने माना। चलिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चलिए बात करते हैं इसकी, कहां पे लेके चलते हैं, कहां लेके चले भैया, i और r1 कहां पे मिलेगा हमको, इस पॉइंट की यदि हम बात करें i और r1, कौन से पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए μ2 बराबर म्यू, और ये बाहर है हवा, तो μ1 बराबर कितना 1 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको यदि स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिखते तो उसी में लिखते हैं, चलिए उसी में लिखते हैं। तो लिखते तो क्या लिखते हैं, μ1 बहादुर μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन r1 लिखा जा सकता था। μ1 किसके बराबर है, 1 के, साइन आई तो आई, उसका μ2 किसके बराबर है, म्यू के, और साइन r1 का r1। स्नेल्स लॉ यदि आप नहीं पढ़े वो पढ़ लो, एक ही लाइन की कहानी है ये, यदि आप ये लिखना सीख जाते हो तो स्नेल्स लॉ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो सेम कहानी हम यहां लेके आए, तो μ1 साइन आई, μ1 की वैल्यू 1 तो 1, साइन आई का साइन आई लिखे, ठीक है, μ2 बराबर म्यू तो म्यू और साइन r1, यहां से म्यू बराबर क्या लिखा सकते हैं, साइन आई बाई साइन r1, ये इस साइड आ जाएगा, और ये 1 तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन r1, और r1 बराबर r, मिनिमम डेविएशन केस में जानते हैं, तो साइन आई बाई साइन r लिखा जा सकता है। अब i बराबर कितना निकाले हैं, i बराबर निकाले a प्लस डेल एम बाई 2, तो i की जगह पे पुट कर दिए, ठीक है, और r बराबर कितना निकालें, a बाई 2, तो a बाई 2 पुट कर दिए, हमारा प्रूफ तो हो गया ना, इतना ही तो चाहिए था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया, और एक्सपेक्ट करते हैं ये आपको 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन शायद है, ओके। तो जब 5 का बनाएंगे उस समय तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उस समय आपको ये बताएंगे कि भैया 2 नंबर में था, वहां समझाए हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाना ऐसा ही है, सिर्फ समझने की बात है। यदि आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, इसके हम डिटेल में भी बात की, ऑब्जेक्टिव में भी बात की कि भैया कौन कहाँ होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। आप ध्यान दिए होगे, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की याद होगा, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो उसका इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। यदि ये इसके पीछे रहे, ठीक है, इनफाइनाइट पे रहता, मान लो ये इनफाइनाइट पे रहता, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। पढ़े हैं कभी, ये जो किसके पास पहुंचता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पहुंचता है, क्यों, तो ये भी हमारा पहुंचता किसके पास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो हमारे पास क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, डिस्टेंस 3 टाइम्स फोकल लेंथ, मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f होता है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, f इक्वल्स टू, चलिए हमारा 2f की बात करते हैं, फोकस, ओके। तो ये क्या है, अभी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा क्या है बहादुर, दूर है, मतलब इससे बाहर है, मतलब ये जो इमेज हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है ऑब्जेक्ट यदि, तो ये भी इमेज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो जाएगा नहीं, जब ये इस पे आ जाता तो इमेज यहाँ आता, कहां से, इससे टहलते हुए इस साइड, इसमें कहां से, इनफाइनाइट से
C1 के ऊपर, लेकिन अभी C1 पे पहुंचा तो नहीं है, मतलब क्या है, ये C1 से पहले है, तो इमेज भी क्या होगा, C2 तक नहीं पहुंच के उससे पहले होगा। तो इसका इमेज बनाते सीधा सीधी एक हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और इमेज जो बनता है उसका कहाँ बनता, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा बुक पढ़ोगे या हम जो ऑब्जेक्टिव बताए तो उसको भी जाकर देखो तो भी समझ में आए कैसे ये आगे बढ़ता है और वो कैसे पहुंचता है। वही ये फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, जाके इनफाइनाइट पे बनेगा। तो आप समझ सकते हैं भावनाओं को। यहां से डिस्टेंस दिखा दोगे, ये हमारा कितना है 3f, तो इमेज कहाँ हमारा बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन बाय प्रिज्म ऑफ ए रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आफ्टर इट इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। आफ्टर पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हमसे पूछा जा रहा है। अब जस्ट पीछे बात किए थे, इसका यूज भी कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन में हम लोग। हमको क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन ये पूछा जा रहा है। ओके, यदि हमारा किस एंगल से जा रहा है, लाइट आई से, हमारा आई से यदि इंटर कर रहा है, तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू, ये याद है अभी जस्ट यूज किए हैं ये वाला फॉर्मूला, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ये यूज किया। इसी को अभी हमको क्या करना है, निकाल के दिखा देना है। सबसे पहले जाते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ए क्यू ई ए के अंदर चलते हैं। चलिए ये हमारा ए क्यू और क्या है ई आर, ई और ये हमारा आर, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इसके चारों कोन्स की वैल्यू कितनी होगी, चारों यानी कि एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 360 होगा। चूंकि ये इसके ऊपर नॉर्मल है, ओके, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये भी इसके ऊपर क्या है नॉर्मल है, तो ये एंगल भी क्या होगा इसके ऊपर 90। तो कह सकते हैं एंगल ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। लाल में तो दिखता नहीं है, मतलब ये लिखते तो हटाओ या पूरा को साफ करो, ये लिखते एंगल ए प्लस ये वाला कितना का 90 प्लस ये वाला एंगल ई प्लस ये वाला भी एंगल नॉर्मल है, तो ये 90 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 90 90 180 उधर गया तो बच गया कितना 180 डिग्री लिखा जा सकता है। तो वही तो हमने लिखा है ना, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि एन और एम जो है, एन और एम जो है नॉर्मल है किसके ऊपर, इस ए बी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं ट्रायंगल ई क्यू आर। ई क्यू आर कहाँ है, देखिए ई यहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू और आर इस वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। मिट जा, आजा, ई क्यू आर मतलब ई क्यू आर इस वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल है R1 R2 और एंगल B, तो तीनों का सम क्या होगा 180 के बराबर, तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, R1 R2 और एंगल E बराबर 180, वही तो है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्यू ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में चलते हैं, ओ क्यू आर, ओ क्यू और आर इस वाले ट्रायंगल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन सा एंगल है, एक हमारा ओ, ओके, चलिए ओ की बात नहीं करते। यदि आपको याद होगा सम ऑफ टू इंटरनल एंगल जो होते हैं वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होते हैं, तो कह सकते हैं ये जो डेल है एक्सटर्नल एंगल वो इस एंगल के और इस एंगल के क्या होंगे बराबर होंगे। अब ये एंगल होगा कितना, देखिए ये और ये दोनों लाइन मिलके ये एंगल यदि आई है, ये पूरा एंगल कितना होगा आई, ये छोटू वाला क्या होगा आई माइनस R1। उसी तरह ये पूरा एंगल ई है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा ई, ये छोटू वाला क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा ई माइनस R2, ई माइनस R2 लिखा जा सकता है।
ये जो एंगल है E माइनस R1, चलिए फिर से मिटा के लिखते हैं, मिट जा भाई, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसका ये है एक्सटर्नल एंगल, ये किसके बराबर हो रहा है, इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो यदि हम इसकी बात करें, दिख रहा है यदि ये आई है तो ये पूरा क्या होता है आई, तो ये छोटू वाला क्या बनेगा आई माइनस R1, ओके, और ये छोटू वाला क्या बनेगा, क्योंकि ये ऐसा है तो ये हमारा R2 है, तो ये बनेगा हमारा E माइनस R2 बनेगा। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल, तो लिख ले बस I माइनस R1 E माइनस R2 बराबर क्या होगा डेल के। थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा दायां बायां कर लेते हैं, E इसको और इसको एक साथ I प्लस E और इसको एक साथ, दोनों में माइनस लगा तो माइनस को बाहर रख लिए और R1 R2, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से चलते हैं अब की बार, यदि समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा पीछे करके भी देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सके, आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझ सके, भावनाओं को समझिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन हमारा कौन सा 1 और 2, 1 यहाँ 2 यहाँ, इस दोनों से क्या दिख रहा है हमारा, देखिए एकदम आराम से देखिए, चलिए उजाला लेते हैं। A प्लस ई बराबर 180 और यहाँ तक R1 प्लस R2 और एंगल E बराबर 180, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो राइट में दोनों 180 है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E बराबर कितना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E, तो एंगल इस एंगल हिसाब, तो एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख दिया एंगल A बराबर R1 प्लस R2। अब A निकल गया तो R1 प्लस R2 बराबर कितना एंगल A प्रिज्म एंगल, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन 3 में इसके जगह पे इसको हम चिपका सकते हैं ना, R1 प्लस R2 की जगह पे कितना एंगल A को, तो हमारा क्या आ गया डेल बराबर I प्लस E माइनस A, यही तुमको निकालना था। इसका यूज अभी जस्ट हम पीछे वाले जब मिनिमम डेविएशन केस के लिए बात की तो उस समय इसी को लेके गए थे, I बराबर E वगैरह सब कुछ यूज याज करके सब कुछ किए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होना चाहिए। चलिए 2017 के 16 नंबर क्वेश्चन था ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा व्हाई इज द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप केप्ट स्मॉल, एपर्चर को कम क्यों रखा जाता है। एपर्चर को कम रखने का रीजन होता है कि लाइट रे जो आ रही है, ओके, छोटी चीजों को देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ऑलरेडी इसके पास क्या है लाइट कम होती है, यदि एपर्चर को बड़ा कर देंगे तो लाइट क्या होगी ज्यादा फैलेंगी, इसलिए वो हमको साफ साफ दिखेगा नहीं, तो एपर्चर को छोटा इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो अच्छे से दिखे। तो कह सकते हैं इफ एपर्चर इज लार्ज देन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्सपांड्स, सो इंटेंसिटी बिकम क्या हो जाएगा स्मॉल, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा हमको साफ से नहीं दिखेगी। If aperture is small, then light coming from the object expands in a small aperture, so as a result, object is seen more bright. So aperture is kept small. अब छोटा रहेगा, ये दिख रहा है छोटा, तो ये छोटा रहेगा तो हमको क्या कहें ज्यादा साफ दिखेगा। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसके अपर्चर को क्या किया जाता है छोटा रखा जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टू थिन लेंसेज ऑफ पावर इतना आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए इससे पहले भी हमसे क्या पूछा था, फोकल लेंथ पूछा था, लेकिन फिर भी पावर निकालना पड़ा था, हम दोनों निकाल लेते हैं, बहुत कष्ट है। टू थिन लेंस, एक का क्या दिया है पावर P1 इज इक्वल्स टू 5D, P2 इज इक्वल्स टू 2D, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना देकर रखा है भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, डिस्टेंस देकर रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो हम लोग पावर इक्वल्स टू क्या जानते हैं P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, P1 की वैल्यू 5, P2 की वैल्यू 2 माइनस D 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 क्या मीटर, मतलब 0.2 इंटू P1 कितना 5
और P2 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 7 माइनस 2 बराबर 5D। पावर निकल गया कॉम्बिनेशन का 5D। अब फोकस निकालना कौन सा बात है, जैसे पहले निकाले थे। फोकस इज इक्वल्स टू कितना 1 बाई क्या 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 1 बाई क्या होता है P होता है, या 100 बाई सेंटीमीटर में हमको निकालना होता है। ये जब कब निकलता है, जब मीटर में, 100 बाई P लिखते तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर में आंसर देगा। तो 100 डिवाइड बाई P की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। हो कितने क्वेश्चन हैं भाई, 2015 ही अभी पहुंचे हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कोर। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है, ये जो कोर दिख रहे हैं, ठीक है, वो किस मटेरियल का, ये जो कोर देख रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ओके, किसका बना हुआ है, ये बना होता है हमारा हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इतना ही पूछा है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड द कोर। सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको कोर कहते हैं, और वो बना किसका होता है हमारा, हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक का। इतना ही लिखना था। तो अच्छा, एक ही नंबर का था क्वेश्चन, इतना आप लिख देते काफी है, मोर देन इनफ। नेक्स्ट, द पावर ऑफ टू लेंसेज आर, इतना फिर से यार, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन द सेम एक्सिस, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए, तो हमारा P1 दे के रखा है, P1 कितना 12D, P2 दे के रखा है कितना 2D। ओके, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन सेम एक्सिस। यदि एक साथ एक कॉन्टैक्ट में रखे जाएंगे तो हमारी कहानी में क्या आएगा, फॉर्मूला के अंदर D बराबर 0 है, तो सीधा सीधी P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 कितना है, P2 है माइनस ना, 12D माइनस 2D बराबर 10D। इतना ही था ना, हाँ, तो 10D। अच्छा, पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, मतलब F 1 बाई P, मतलब 100 बाई, ये हमारा किस में आएगा मीटर में, और 100 बाई करेंगे P तो ये हमारा किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो 100 डिवाइडेड बाई कितना भैया 10, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो F हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। यदि आप आंसर लिखते हो लास्ट में जाके इस डब्बे में बना दोगे तो सामने वाले के लिए आसान रहता है कि भैया आंसर क्या है, सोचना नहीं पड़ता, नंबर फटाफट मिल जाएगा। यदि न्यूमेरिकल पूछता है तो, नहीं पूछता हो तो किसको डब्बे में डालोगे। आप सब समझदार हैं। चलिए, कंप्लीट हुआ। क्या क्या लिखा भैया, थैंक्स फॉर कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मजा आना चाहिए क्योंकि एग्जाम है, और मजा लेके पढ़िएगा तो रिजल्ट भी मजेदार आएगा। थैंक यू।